नमस्कार साथियों, षष्ठी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना एक नया टॉपिक गांधी जी से संबंधित सारे आंदोलन, सारे सत्याग्रह और उन्होंने क्या योगदान दिया उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो मिलेगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहने वाला है और क्योंकि मैंने क्या बताया था कि आधुनिक भारत एकदम खत्म होने पर है, तो एक दो वीडियो आज है, वो सारे वीडियो आपको शाम तक सभी को मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं गांधी जी से संबंधित। इन्होंने इनके द्वारा क्या क्या महान भारत के जो है आजादी दिलाने में की महान योग्यता रही, योगदान रहा। फिर एक इनके महत्वपूर्ण क्या क्या आंदोलन है, जिससे इनके द्वारा पहला भारत में आप लोगों को पता है चंपारण आंदोलन 1917 वाला है, लेकिन इन्होंने उससे पहले कहां पे आंदोलन किया, उससे पहले कहां गए, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी तुमको इस वीडियो से मिलेगी। इन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहां पे की? अफ्रीका में। अच्छा, ये अफ्रीका गए कब? तो याद रखना 1893 में। 1893 में भारत से ये, क्योंकि राजकोट के रहने वाले थे, भारत से अफ्रीका जाते हैं एक व्यापारी का केस लड़ने 1893 में, क्योंकि विवेकानंद की डेट, इनकी डेट एक ही है, वो शिकागो जाते हैं या अफ्रीका जाते हैं। वहां पर पहुंचते पहुंचते दक्षिण अफ्रीका में किसकी सबसे पहले स्थापना करते पूछ सकता है, तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। फिर इसके बाद गांधी जी के फिनिक्स डरबन, एक इनके द्वारा एक पहला आश्रम, कौन सा आश्रम था भैया? फिनिक्स, जो कि डरबन, डरबन मतलब कहां पे है? अफ्रीका में है। कहां पे है? अफ्रीका। डरबन एक शहर अफ्रीका का, वहां पे 1904 में एक आश्रम की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा पहला आश्रम कौन था? फिनिक्स आश्रम था। फिर सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। ये इनके दो सिद्धांत थे, राम राज्य के इनके कौन से? सत्य और अहिंसा पर इनके युगल सिद्धांत थे। पूछ सकता है गांधी जी के द्वारा कौन से इनके युगल सिद्धांत थे। और एक चीज आप जान लीजिए, गांधी जी के द्वारा ये ऐसा नहीं भारत में आए नहीं, इससे पहले भारत में 1901 में कांग्रेस, कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने भाग भी लिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए और गोपाल कृष्ण जी को अपना क्या बना लिया? राजनीतिक गुरु बना लिया। ठीक है, 9 जनवरी 1915, और 9 जनवरी को ही अप्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। ठीक है, अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। समझ में आया ना? उसके बाद चलते उनका संपर्क हुआ, उन्होंने उनको अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। फिर इसके बाद 1915 में अहमदाबाद के कोचरब, याद रखना कौन सा है? कोचरब क्षेत्र में इनके द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। कौन से आंदोलन? सत्याग्रह आंदोलन की आश्रम की स्थापना की गई। इसी आश्रम को 1917 में साबरमती नदी के तट में, जो अहमदाबाद में साबरमती नदी है, उसके तट पे जाके आश्रम को स्थानांतरित कर दिया गया। यही पहले पूछेगा कहां पे था, तो कोबरच अहमदाबाद में था, फिर साबरमती तट पे ले गए। आगे बढ़ते हैं। 1917 में इनके द्वारा पहला आंदोलन कौन था? चंपारण। चंपारण में गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह था। इसमें क्या था? नील के किसान जो 3/20 भूमि पर, जो भूमि का 3/20 भाग पे क्या करना पड़ता? नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, फिर इनको बुलाया किसने था, ये भी पूछ सकता है, तो राजकुमार शुक्ल ने चंपारण बुलाने में सफल हुए। राजकुमार शुक्ल के आदेश या उनके आग्रह करने पर ये बिहार के चंपारण जिला में पहुंचे और वहां पे मतलब किसानों की दयनीय स्थिति देखी और उनके लिए 25 से 50% की क्या मांगी? मुआवजा राशि मांगी। वो उनकी मांग मान ली गई। इनका आंदोलन सफल आंदोलन रहा। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि दी। ये भी पूछ सकता है महात्मा की उपाधि किसने दी, तो तुम बता दो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पूछेगा किस आंदोलन के समय पे दी, तो चंपारण आंदोलन के समय पे दी। चंपारण किसानों के कुल जमीन का कितना? 3/20 भाग पर नील की खेती करनी, अंग्रेजों की मतलब द्वारा खेती कराई जाती थी, मतलब एक प्रकार से जबरदस्ती तरीके से कराई जाती थी, अनिवार्य कर दिया गया, जिसे किसे क्या? तिनकटिया पद्धति भी कहते। क्या कहते थे? तिनकटिया पद्धति भी कहते थे। पूछे जो किसानों के द्वारा जो खेती कराई, इसे कौन से नाम से पुकारा जाता था? तिनकटिया पद्धति के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग कहां हुआ है? 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद में काटन मिल, जो मजदूर और उनके व्यापारियों के बीच में जो आंदोलन हुआ था, वो इनके द्वारा अहमदाबाद का 1918। उसी के साथ में एक आंदोलन और भाग लेते हैं। ये मिल आंदोलन भी मालिकों और मजदूरों के प्लेग बोनस, जो कि 20% की मांग थी, और इसको करना कितना था? 50% तक किसानों को दिलाने की बात कही गई, मतलब मजदूरों को बात कही गई। फिर ये दिया भी गया उनके द्वारा, ये भी सफल आंदोलन रहा।
अगला आंदोलन देख लीजिएगा। 1918 में गुजरात में खेड़ा के किसानों के फसल नष्ट हो जाने के बाद वहां पे लगान, ये कैसे देखो, पहला और दूसरा जो 18 वाला अहमदाबाद वो मिल मालिकों के लिए, बाकी दो आंदोलन किससे संबंधित, किसानों से संबंधित है। फसल नष्ट हो जाने के बाद जो भू राजस्व था वो स्थगित नहीं किया गया था, उसको माफ कराने की बात, लेकिन इनके सहयोगी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। फिर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, कब कहा था, आजाद हिंद फौज की स्थापना हो गई थी 1944 में, उनकी मृत्यु के समय, जब उनकी मृत्यु हो गई थी 1944 में, तो उनके द्वारा संबोधन के द्वारा उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। ठीक, संबोधित करते हुए रेडियो पर राष्ट्र संबोधित किया था। चंपारण में आंदोलन के समय राजकुमार शुक्ल ने इनको बापू, जब 1917 में ये चंपारण पहुंचे थे तो सबसे पहले बापू का जो उल्लेख है वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा कहा गया। फिर 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको बापू नाम से पुकारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ये भी गांधी जी से संबंधित, इसमें भी गांधी जी का योगदान रहा है। तो रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड दोनों 1919 में हुए। तो भैया सर, वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट नाम का एक विधेयक पारित किया गया, इस एक्ट को क्या कहते थे, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून के नाम से पुकारा जाता था। यह किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को 3 राजनेताओं के साथ मिलकर किया। कौन कौन थे इनके साथ में प्रयोग किया, होम रूल लीग राजनीतिक संगठन थे, होम रूल लीग था, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत वो था संगठन था, और सत्याग्रह सभा, 3 लोगों के साथ मिले इसका विरोध करने के लिए। फिर इसके बाद पंजाब में ये अब जलियांवाला हत्याकांड की पृष्ठभूमि यहां से लिखनी शुरू हुई। जलियांवाला हत्याकांड कैसे हुआ, 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन उनके विरोध में लोगों ने सभा बुलाई। अब ब्रिटिश जो बहुत ज्यादा यहाँ पे अत्याचार कर, उसके विरोध में वहां पे एक सभा बुलाई गई अमृतसर में। जलियांवाला जो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है, जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई सफीउद्दीन और किसके, सत्यपाल के, डॉक्टर सत्यपाल के विरोध में। इसी को फायदा उठाते हुए इसके विरोध में जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलवा दी और 1000 लोगों से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, और एक सुना होगा इसी एक हंटर आयोग आया था, हंटर आयोग ने क्या माना, यहाँ पे 380 लोग ही मारे गए हैं, 380 लोगों की ही मृत्यु हुई है। उसने कहा कि जनरल डायर की एक मजबूरी थी कि ब्रिटिश सरकार, वहां पे एक बहुत बड़ा दंगा हो सकता था, तो उसको कुछ नहीं किया गया, उसके साथ में केवल उसको अपराधी, युद्ध अपराधी मतलब ना रहते युद्ध अपराधी हो रहे थे, उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा और उसको यहाँ से लंदन भेज दिया गया। फिर उसके बारे में तो सुना 1940 में उसको उधम सिंह ने, इनको 1940 में जो है जनरल डायर को उधम सिंह ने, सरदार उधम सिंह ने इनको जाके वहीं ब्रिटेन में एक सभा के दौरान मार दिया। ठीक है, इनकी कहानी जब कभी डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, रविन्द्रनाथ को जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड की उपाधि जो थी वो उन्होंने लौटा दिया। महात्मा गांधी को बोअर युद्ध, बोअर जो अफ्रीका में काले गोरे के बराबर केसर हिंद की उपाधि जो दी गई थी, उन्होंने वो उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हंटर कमीशन, कौन सा कमीशन था, हंटर कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन में चित्र शीतलवाड़ पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। 3 सदस्यों को भारतीयों को शामिल किया गया और कांग्रेस की तरफ गांधी जी थे। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया। ठीक है, महात्मा गांधी एक कांग्रेस कमेटी थी, वो अपनी कमेटी अलग बना के अपनी अलग जांच करवा रही थी, वो गांधी जी के द्वारा, उसकी गांधी जी अध्यक्षता कर रहे थे। फिर दीनबंधु CF एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा है। ठीक है, अब मॉन्टेग्यू जो थे, भारत सचिव थे, उन्होंने निवारक हत्या की संज्ञा दी। कैसी हत्या की, निवारक हत्या की संज्ञा दी। ये जलियांवाला बाग के बारे में फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, 2 आंदोलन हुए हैं। 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन भारत में शुरू हुआ। ठीक है,
खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं को जाता है। शौकत अली है, दूसरे उनके भाई मोहम्मद अली हैं, को दिया जाता है। अच्छा, इसके विरोध में आपने सुना होगा मोहम्मद अली जिन्ना इसके विरोध में थे। वो कह रहे थे किसी भी आंदोलन को हम, क्योंकि वो पहले राष्ट्रवादी थे, उन्होंने किसी आंदोलन को, किसी धर्म को राष्ट्र के बीच में नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया, उनके द्वारा इस आंदोलन का समर्थन किया गया। ठीक है, गांधी जी का द्वारा उनके आंदोलन का समर्थन किया गया। यह आंदोलन क्या था? ऑटोमन जो साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य जो अंग्रेजों के द्वारा तुर्कियों को विभाजित कर दिया गया, जो खलीफा की उपाधि थी उसको नष्ट कर दिया गया। खलीफा की जो उपाधि थी उसको खत्म कर दिया गया। उसके विरोध में यह आंदोलन, खिलाफत आंदोलन भारत में चलाया जा रहा था। फिर देखो, दिल्ली में नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में नवंबर को अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी को प्रदान की गई। महात्मा गांधी इसमें शामिल हो गए। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन कमेटी गठन किया गया था। ठीक है, फिर सितंबर 1920 में कोलकाता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। अब असहयोग आंदोलन 1920 में श्री राजगोपालाचारी नाम सुना, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पास किया गया। फिर है नागपुर, CR दास, जिनको नाम है चितरंजन दास, के द्वारा प्रस्ताव पास किया गया। मतलब पहले विरोध किया गया, सॉरी हम उल्टा बोल रहे हैं, CR दास के द्वारा विरोध किया गया। अब फिर 1920 वाला है जिसमें CR दास ने इस प्रस्ताव को पास किया। ठीक है, चितरंजन दास। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव CR दास के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, वनडे एग्जाम की जो तैयारी करें तो इसमें पढ़ लो कब से कब चला। 1 अगस्त 1920 के द्वारा ये चाल प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने की, 1 वर्ष के भीतर इन्होंने एक कोड दिया। इन्होंने कहा 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया गया इनके द्वारा। फिर है 4 फरवरी 1922 को चौरी कांड के बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। कब लिया गया? 4 फरवरी 1922। ये कहां है? चौरा चौरी गोरखपुर है, गोरखपुर, जो कि नदी कौन सी है? राप्ती नदी, राप्ती नदी के तट पर। यहाँ पे जो असहयोग आंदोलनकारी थे, असहयोग आंदोलन में जो भाग ले रहे थे, वो 30 पुलिस कर्मियों को क्या कर देते हैं? जला देते हैं, कर्मियों को जला देते हैं। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने कहा इस आंदोलन को वापस, कुछ लोग इसके विरोध में भी आए। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने, इसी आंदोलन की प्रतिक्रिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने की निंदा की तथा कहा यह निष्ठुर बर्बादी है। हमने किसी वस्त्र को ले लिया और उस वस्त्र को जला दे रहे, तो उसको तो हमने इकोनॉमी, उसको हमने पैसे या फाइनेंस दे ही दिया, हम उसको जला रहे तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर की एकदम बात सही थी। जैसे हम आज चाइना का कोई फोन ले लेते हैं, उसको फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उससे चाइना का कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी आर्थिक स्थिति या हमारी अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा। तो उनका भी कहना सही था। तो उन्होंने ये शब्द यही जो है असहयोग आंदोलन के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। अब आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गांधी इरविन समझौता। यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन समझौता जो कि 1930 से शुरू होते हैं और 1929 जो कराची अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन से प्रस्ताव पास होते हैं। 12 मार्च 1930, याद रखना 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ प्रसिद्ध डांडी मार्च शुरू किया गया। उन्होंने 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी से सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुभारंभ किया। नमक कानून इन्होंने कब तोड़ा? 5 अप्रैल, याद रखना 5 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था। 6 अप्रैल नमक कानून तोड़ा 5 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को इन्होंने आंदोलन समाप्त कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को इस अभियान की तुलना नेपोलियन ने कहां से यात्रा की थी? एल्बा से पेरिस तक जो उसने यात्रा की थी उसकी उपाधि दी। कहा कि उसकी ओर जाने का अभियान थी, वही गांधी जी को बताया कि गांधी जी जो ये आंदोलन कर रहे, क्योंकि इसके साथ में सुभाष चंद्र बोस भी थे। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसमें सुभाष चंद्र बोस क्या इनके साथ थे? सुभाष इनके साथ में थे। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में इसकी लीड कौन कर रहा? तंजौर तट पर कौन कर रहा था? CRC राजगोपालाचारी वहां से लीड कर रहे थे।
फिर आगे बढ़ते हैं, नमक यात्रा निकाले। महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। उसके बाद उनके उनके स्थान पर कौन, अब्बास तैयब जी को आंदोलन के नेता चुने गए और उनको फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी जगह पे सरोजिनी नायडू गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद सरोजिनी नायडू को 21 मई 1930 को दर्शन नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया गया। दर्शन नहीं है, दरभंग है। नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं, गांधी इरविन समझौता, इसको दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है, दिल्ली फैक्ट या दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। तो दोनों ने 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता आया। तो 26 जनवरी 1931 को गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य क्या हुई। अच्छा, ये जो तुमको दिख रहे हैं तेज बहादुर जी, इन्होंने अंबेडकर के साथ, B.R. अम्बेडकर के साथ, B.R. अम्बेडकर के साथ तीनों फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जो अम्बेडकर के साथ तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए। ठीक है। सरोजिनी नायडू ने गांधी और अरविंद गलत लिख गया है, गांधी और इरविन गांधी और इरविन को दो महात्मा, सही लिखा है, इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। गांधी इरविन पैक्ट में वायसराय लॉर्ड इरविन निम्न बातों पर स्वीकार किया। उन्होंने कहा इतनी बातें स्वीकार करके 11 सूत्री मांगे रखी गई। जिन राजनीतिक बंदियों को हिंसा के आरोप में उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा, ये इनका समझौता था। एक, हिंसा के आरोप संबंधी मामलों को छोड़कर सभी राजनीतिक मुकदमों वापस लिए जाएंगे। भारतीय समुद्र के किनारे नमक बनाने की इजाजत दी जाएगी। ये गांधी इरविन समझौता था, जो पहले 11 सूत्री मांगे थी गांधी की, वही समझौता हुआ। फिर भारतीय लोग, महिलाएं शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। इन्होंने कहा कानून के भीतर, सीमा के भीतर जो है धरना दे सकते हैं। फिर उसके बाद सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। जो अभी तक इनसे प्रेरित होकर नौकरियां छोड़ चुके थे, उनको फिर से नौकरियों की जगह दे दी गई। उसके बाद सभी संपत्ति जो सरकार ने अपने कब्जे में ली थी, वायसराय वापस कर दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसे अचल संपत्ति नीलाम हो गई, उसे वापस नहीं किया। जो अभी तक संपत्ति कब्जे में है वो वापस कर दी जाएंगे। जो अचल संपत्ति है, जो एक बार नीलाम हो चुकी, किसी के पास चली गई, वो उन पर कोई काम नहीं किया जाएगा। फिर संगठनों को गैर कानूनी घोषित करने संबंधित आदेश रद्द कर दिए जाएंगे। संवैधानिक प्रश्न पर संघ को आधार माना गया और आरक्षण के साथ भारतीय उत्तरदायित्व को स्वीकार किया जाएगा। ये सब गांधी जी के द्वारा। कांग्रेस को वार्ता हेतु गोलमेज परिषद में आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन वायसराय ने गांधी जी की दो मांगे अस्वीकार कर दी। कौन कौन सी स्वीकार की वो पढ़ लेना, अस्वीकार जरूर पढ़ लेना। पुलिस द्वारा जातियों की जांच कराई जाए, पहली थी। दूसरी क्या थी, भगत सिंह चेतन उनके साथियों की फांसी की सजा माफ कर दी जाए। ये दो मांगे नहीं मानी। कहा कि पुलिस की कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने क्या किया उसके बारे में कार्रवाई नहीं होगी। और भगत सिंह और उनके साथी थे। इरविन पैक्ट में कांग्रेस की ओर से गांधी जी द्वारा निम्न बातों पर स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने इन बातों को स्वीकार कर लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। कांग्रेस ने बात मानी उनके द्वारा। कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लेगी। उसके बाद गांधी जी पुलिस द्वारा दी गई ज्यादतियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेगी। अब जो जातियां कर चुकी थी पुलिस, उसकी मांग नहीं करेगी। लेकिन 11 सूत्री मांगों में सब शामिल था। कुछ जो 9 मांगे हमारी इरविन ने मानी, कुछ मांगे उनकी हमने मानी। अच्छा, इसी के बाद गांधी जी जो दूसरे गोल में, सेकेंड गोल में जो सम्मेलन था उसमें भाग लिया था। उनके साथ सरोजिनी नायडू और यही बहादुर
सप्रू ने भाग लिया था। ठीक है, आगे देख लो। कांग्रेस द्वारा समझौते का पालन न होने पर सरकार को उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा। कांग्रेस नहीं मानेगी तो सरकार पर कार्रवाई कर सकती है। उसके बाद कहा, गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस नेताओं ने बहुमत से स्वागत किया, किंतु इस समझौते से कांग्रेस के वामपंथी विशेषकर युवा वर्ग में गंभीर क्या आ गया भैया, असंतोष था। वो लोग इससे संबंधित नहीं, संतुष्ट नहीं थे। कौन? सुभाष चंद्र जी नहीं थे, सुभाष जी नहीं थे, नेताजी जो थे वो नहीं इससे संबंधित थे। बहुत जो उग्रवादी जो वामपंथी या कट्टरपंथी विचारधारा के लोग थे वो से सहमत नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने यह कहकर इसकी आलोचना की थी कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे समझौता कर लिया है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं थे और उसके साथ में जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका विरोध किया। आगे बढ़ते हैं। युवा कांग्रेसी इन समझौते से इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि गांधी जी क्रांतिकारियों भगत सिंह और सुखदेव, जो भगत सिंह थे, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे से नहीं बचा पाए, क्योंकि गांधी जी ने उनको फांसी बचाने का प्रयास किया लेकिन उनकी मांगे मान ली। बचाने 23 मार्च 1961 फांसी पे लटका दिया गया। उससे लोग, युवा लोग भारत के और उनसे नाराज हो गए। उनकी इसके बाद गांधी जी एक सभा करके जा रहे थे, उनके द्वारा क्या करी गई, एक आगे देख लो। फिर देखो, भारत के महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, कौन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन थोड़ा बहुत देख लो, यहाँ भी एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। वर्ष 1918 में वीपी वाडिया ने नेतृत्व में मद्रास मजदूर संघ की स्थापना हुई। सबसे पहले 1918 में वीपी वाडिया के द्वारा मद्रास मजदूर संघ की स्थापना की गई। यह भारत की प्रथम आधुनिक मजदूर संघ का संगठन था। याद रखना, ये भी पूछ सकते। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा अक्टूबर 1920 में मुंबई में की गई थी। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की गई थी, जो ILO है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक माना जाता है। वर्ष 1934 में रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना सोमेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। उसके बाद वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना जो M.N. रॉय ने, नाम सुना होगा, M.N. रॉय ने की थी। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो यहीं तक था वीडियो। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और लाइक करें, और जो नए हो उसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को आधुनिक भारत की सारी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। और नोट्स लेना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दिए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।